रामधारी सिंह उच्च गति अभ्यास प्रतिलेखन संख्या 84 85 86 87 शुरू होती है। स्टार्ट। महोदय, पिछले कुछ वर्षों में सभी राजनीतिक दल किसी न किसी तरह से जनता से दूर हो गए हैं। आज हम और आप दोनों को अपनी जड़ों को फिर से जमाना होगा। जनता से प्रेरणा लेनी होगी। हमें जनता की आकांक्षाओं, उसकी मांगों और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार चलना होगा। अपने देश के विशाल आकार के कारण यह बहुत बड़ा काम है, लेकिन उस आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं जिसने कुछ करने के लिए कमर कस ली हो। कुछ देशों में लोग चढ़ने के लिए पहाड़ों की ऊंची से ऊंची चोटियों की तलाश में रहते हैं ताकि उसके मन और काम की चुनौतियों का समाधान हो जाए। कुछ दूसरे छोटी छोटी नावों में सागरों और महासागरों को पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। यह सब असाधारण उद्गम्य है, किंतु हमारी चुनौतियां तो हमारे दरवाजे पर ही दस्तक दे रही है। हमें ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर या गहरे महासागरों तक जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे हर गांव में गरीबी है और घर घर में जात पात है। ये वे पर्वत है जिन पर हमें चढ़ना है और ये वे महासागर है जिन्हें हमें पार करना है। मुझे मालूम है कि हम में वह शक्ति है। मैं जानती हूँ कि हम में क्षमता है, केवल प्रश्न है करने का। और मैं आशा करती हूँ कि यह सम्मेलन उस दिशा में ले जाने वाला एक छोटा सा कदम होगा। आदमी के चंद्रमा पर पहुंचने के बाद किसी ने कहा था कि वह कदम रखने वालों के लिए छोटा सा कदम है, किंतु मानव जाति के लिए बहुत बड़ा कदम था। अतः मेरे विचार से आप कह सकते हैं कि आपके लिए यह छोटा कदम होगा, लेकिन यदि आप सफल हुए तो भारत के लिए यह महान कदम होगा। पैराग्राफ। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यान में रखेंगे और दूसरों में उत्साह पैदा कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की उपलब्धि के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है हमारे बुद्धिजीवियों, हमारे पत्रकारों इत्यादि में व्याप्त अविश्वास या संदेहवृत्ति। इस बाधा को हटाना होगा। हमें अपने उत्साह को पुनः स्थापित करना होगा और उससे उत्पन्न होगा वह साहस, धैर्य और संकल्प शक्ति जो उन बहुत सी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जो हमें प्राप्त करनी ही चाहिए। जब कभी राजनीतिक जीवन और बौद्धिक जीवन में निकट का संबंध रहा है तो दोनों को लाभ पहुंचा है। सभापति महोदय, जो रिपोर्ट मद्य निषेध के संबंध में सदन के सामने प्रस्तुत हुई है, मैं उसके संबंध में अपने विचार रखने जा रहा हूँ। इस रिपोर्ट के 2 भाग हैं। इन दोनों भागों में बहुत सी बातों का वर्णन किया गया है। बहुत सारी विवेचना इस रिपोर्ट के अंदर है। मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ ठोस और विशेष बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि क्या नशाबंदी हमारे लिए आवश्यक है? क्या यह आवश्यक है कि हम मद्यपान न करें? इस पर ध्यान देने से आपको पता चलेगा कि जो भी काम हम अपने हाथ में लेते हैं, चाहे वह खेती का हो, व्यापार का हो या यांत्रिक युग और विज्ञान का हो, उसके लिए आवश्यक है कि आदमी का मस्तिष्क ठीक तरह से काम करे। अगर मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है तो वह उसको ठीक तरह से कर नहीं सकता। और यह शराब एक ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क का संतुलन खो देती है। इसीलिए हमारे देश में हमारे नेताओं ने यह आवश्यक समझा था कि अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक जीवन का संतुलन ठीक रखना है, लोगों को किसी चीज़ का ज्ञान देना है, किसी चीज़ को उन्हें सिखलाना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि इंसान का दिमाग ठीक रहे। और इसीलिए नशाबंदी का होना बहुत ही आवश्यक है। इस बात का प्रचार स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी किया गया। यदि हम धार्मिक ग्रंथों को देखें, हिंदू धर्म के वेद तथा शास्त्रों को देखें, ईसाइयों की बाइबल को देखें या मुसलमानों की पवित्र कुरान को देखें, तो किसी ग्रंथ में भी इस प्रकार की विचारधारा नहीं है कि आदमी शराब पिए। पैराग्राफ।
हर स्थान पर इसका खंडन किया गया है। सभी महापुरुषों ने, चाहे वे लोकमान्य तिलक हो या महात्मा गांधी जी हो, जो कि इस देश के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के लिए अग्रसर थे, उन्होंने भी इस बात का खंडन किया है और कहा है कि नशा इंसान के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है और इसीलिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि शराबबंदी को जहाँ जहाँ भी ढील दी गई है, वहाँ पर देखने से पता चलता है कि हालत कितनी खराब हुई है। सभापति महोदय, शराब पीने से शारीरिक हानि और आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ ही साथ सामाजिक जीवन में भी वह बहुत बुरी सिद्ध होती है। जहां पर नशाबंदी खुल गई है, मुझे पता है कि महाराष्ट्र और आंध्र के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर शराबबंदी लागू नहीं है, वहां पर दिन दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पैराग्राफ। मान्यवर, इस अनुदान पर जब हम विचार कर रहे हैं तो हमारे सामने तीन परिस्थितियां हैं: नक्सलवादी किसान विद्रोह, देश के अनेक भागों में अकाल की काली छाया और आंदोलनों की बढ़ती हुई लहर। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरकार की अब तक की खाद्य नीति और कृषि नीति असफल सिद्ध हुई है। इसका मूल कारण क्या रहा? कारण केवल एक रहा है कि क्रांतिकारी भूमि सुधार अब तक 55 वर्ष के अंदर भी नहीं किए जा सके, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 वर्ष में वे कर दिए जाने चाहिए थे। इसीलिए हम इस क्षेत्र में अब तक असफल सिद्ध हुए हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संग्राम के जमाने में सबसे आकर्षक नारा हिंदुस्तान के करोड़ों मानवों को, किसानों को दिया गया था, यानी जमीन उसको दी जाए जिनके हाथ जमीन जोतते हैं। लेकिन वह राष्ट्रीय आदर्श आज तक भी चरितार्थ नहीं किए जा सका है। एक तरफ करोड़ों एकड़ प्रति बंजर जमीन पड़ी है, जो कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 11 करोड़ एकड़ से कम नहीं है। इन जमीनों का उपयोग न होने के कारण से आज किसानों की समस्या हमारे लिए एक महान विभीषिका का प्रश्न बन गई है। आज स्थिति यह है कि करोड़ों खेत मजदूर, भूमिहीन आदिवासी, हरिजन एक तरफ पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ करोड़ों एकड़ प्रति बंजर जमीन अनेक रूप में पड़ी हुई है, लेकिन उनका समागम नहीं होने दिया जा रहा है। इसलिए आज बेकारी में भी इतनी वृद्धि हुई है। हम यह नहीं कहते कि प्रति बंजर जमीन को भूमिहीनों में बांटने और भूमि सुधार के क्रांतिकारी कानून से सारी बेकारी दूर हो जाएगी, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि उससे बेकारी की गिनती में बहुत बड़ी कमी होगी। सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, किसान समस्या, इन्हीं कारणों से उसका समाधान आज तक नहीं हो सका है। यह कलंक है। हमें हर संभव रूप में किसानों की सहायता करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मुझे दुख है कि कई माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने पता नहीं किस कारण से कहा तो यह कि वे इस बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका विरोध करने का उन्होंने प्रयत्न किया। पैराग्राफ। आखिर इस बिल में कौन सी ऐसी चीज है जो कि हिंदी को कोई एक विशेष स्थान दिलाती है? मैं पहले ही इस चीज को साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं जो कि हिंदी के लिए कोई विशेष स्थान चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सदस्य महोदय ऐसा कहते हैं कि इस बिल के द्वारा हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जा रहा है, उन्हें वास्तव में हिंदी का इतिहास मालूम नहीं है। हिंदी कुछ उन लोगों की भाषा है जो राष्ट्रीय विचार के थे, जिनका कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत हाथ था। उन्होंने इसका प्रचार किया। यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय में हिंदी की एक ही संस्था नहीं थी, बल्कि दूसरे राष्ट्रीय विद्यालय भी थे और महात्मा गांधी के आदेश के अनुसार वे राष्ट्रीय विद्यालय काम करते थे। उनके द्वारा भी कुछ डिग्रियां
और उपाधियां आदि बांटी जाती थी। पैराग्राफ। अब इन विद्यालयों द्वारा उपाधि बांटने का काम जो कि उनके द्वारा पहले से किया जा रहा है उसी को इस बिल के द्वारा यदि जारी रखा जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कुछ लोग यह समझ लेते हैं कि इस बिल द्वारा हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इसमें हिंदी को कोई विशेष स्थान दिए जाने की बात है। और जैसा मैंने पहले निवेदन किया, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि चाहते हैं कि हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जाए, लेकिन मैं एक बात अवश्य उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब भी उन्हें अवसर मिलता है किसी न किसी तरीके से एक ऐसे राष्ट्रीय निश्चय का जो कि आज ही नहीं बल्कि आज से कई वर्ष पहले लिया गया था, उसका विरोध करने के लिए तैयार रहते हैं। संविधान में राजभाषा के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था दी हुई है तो भी मेरे यह मित्र उसका विरोध करने का प्रयत्न करते हैं। क्या उसके सामने देश की एकता के लिए कोई दूसरा रास्ता है? समाप्त।